हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा इस सीरीज का 11th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। ओके, अप टू लेक्चर 10 जो है गाइस, हमने बेसिकली जो क्वेश्चन है एससी वर्मा के एक्सरसाइज के और वर्कआउट एग्जाम्पल के जो टेक्स्ट के एग्जाम्पल दिए हैं, टेक्स्ट के अंदर मतलब जहां पर थ्योरी एक्सप्लेन की उसके साथ में जो एसोसिएटेड एग्जाम्पल दिए हैं, हमने उन सब चीजों को डिस्कस किया। और हमने आपको देखोगे एक्सरसाइज से आप देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एससी वर्मा का जो चैप्टर 2 है, ओके, चैप्टर 2 एससी वर्मा, क्लास 11th की जो बुक है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का हमने अगर आप शुरू से देखोगे तो 1 एक्सरसाइज का, ओके, एक्सरसाइज का 1 to 26 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। ओके, 1 to 26 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और गाइस देखो, इसके साथ ही वर्कआउट एग्जांपल थ्रू आउट द लेक्चर जो हमने मतलब देखोगे इस चैप्टर के जो हमने 2 पार्ट में लेक्चर बना है। ये जो चैप्टर इसके 2 पार्ट में हमने लेक्चर बना है। एक पार्ट क्या है बेसिकली वेक्टर का, ओके, एक सीरीज है वेक्टर का और दूसरी सीरीज है बेसिक मैथमेटिक्स का। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स का। गाइस देखो, वेक्टर के टोटल 23 लेक्चर हैं और इसके जो है आज के 11th लेक्चर हो जाएंगे और टोटल हमारे पास इस तरीके से 34 लेक्चर। देखो, जब मैं पढ़ रहा था ना क्लास 11th में कोचिंग में, ओके, उस टाइम हम लोग के टाइम में एक्चुअली जो फीस थी 50,000 के आसपास में थी क्लास 11th की। 1 महीना क्लास चला था, हम लोग बोलते वेक्टर, बाप रे 1 महीना पढ़ाए हैं। ओके, 34 लेक्चर। तो जो हमारी सीरीज है ना, जो ये किसी भी ऑफलाइन कोचिंग हो ऑनलाइन कोचिंग हो उससे कम नहीं है। आप बात समझ रहे हो? कंप्लीट फुल वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको करना क्या है, आप इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आइए, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर जेईई एंड नीट, ओके, और प्लेलिस्ट में जाइए। देखो, मैं सारे वीडियो को पब्लिश नहीं किया हूं, ओके, लेकिन जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। सो गो इन प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करो। तो गाइस, हमने वर्कआउट एग्जांपल को भी डिस्कस किया है और वर्कआउट एग्जांपल को मैंने कहां से, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किए हैं हमने। जो टेक्स्ट के एक्सरसाइज है, टेक्स्ट के एक्सरसाइज उसको भी डिस्कस किया है, ओके, टेक्स्ट के एक्सरसाइज को भी हमने डिस्कस किया है। सो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये हमारा क्या है, छोटा सा प्रयास है सोसाइटी के लिए कुछ करने का, ओके। ये हमारा तरीका है करने के लिए। हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे कि आप किसी मतलब कोड यूज कीजिए, ये वो फलान ढेकान 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, ये लो बंडर बाट, कुछ नहीं, ओके। आपको सिंपल क्या करना है, आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग पे आना है, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर जेईई एंड नीट, उस पे आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना है। आपको कहां पे जाना है, प्लेलिस्ट, ओके। बिना प्लेलिस्ट एक्सप्लोर नहीं करोगे तब फिर तो कोई फायदा नहीं है। आप मतलब आपको सेल्फ जो स्टडी में हेल्पफुल नहीं मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना है,
कोई बहुत वीडियो प्ले लिस्ट के लिए। चलो तो गाइज, चलो इंफॉर्मेशन आई थिंक काफी हो गई। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अभी गाइज देखो, अभी जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, इस पे बेसिकली लोग जो है ना सब्सक्रिप्शन के लिए, अपने अपने कोर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब जो होता है ना कौवा और बिल्ली जैसा चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलो ठीक है, अभी उन सब चीजों को हम नहीं लाते हैं। हाँ, बोर्ड क्लियर हो गया, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हम लोग 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एस सी वर्मा का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसको डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो वर्मा जी की जो बुक है उसको ओपन करना है, क्लास 11 की वर्मा जी की बुक, और जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूं। A rod of length L is placed along the x-axis between the x is equal to 0 and x is equal to L. The linear density P of rod varies with distance x from the origin L. Okay, find the SI unit of A and B and find the mass of the rod in the term of A, B and L. So, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चलो तो देखो, एक रॉड है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है और वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। कहां से कहां तक, जो उसके एंड्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस रखा हुआ है, जो उसके एंड्स हैं वो कहां है, एक जो इसका एक एंड है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, दूसरा जो एंड है वो एक्स इज इक्वल टू L पे है। तो चलो मैं फोटो बनाता हूं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब रॉड कहां रखा हुआ है भाई, रॉड जो है आपको एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, उसका एक एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 यहां पर होगा, तो और दूसरा जो एंड है वो एक्स इज इक्वल टू L पे है। ओके, तो रॉड जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब जो डेंसिटी है, जो लीनियर डेंसिटी है वो वैरी कर रही है। देखो लीनियर डेंसिटी, ओके, लीनियर डेंसिटी। देखो इस टाइप का जो टर्म है ना, अब कई बार सुनने को मिलेगा और बहुत फ्रीक्वेंट मिलेगा आप जब रोटेशन पढ़ोगे तब। रोटेशन पढ़ोगे, जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ओके, तो इस टाइप के टर्म जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट सुनने को मिलेंगे। लीनियर मास डेंसिटी, ओके, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे। देखो वर्मा जी में सारे के सारे चैप्टर हैं, ओके, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो इस टाइप के बहुत सारे टर्म सुनने को मिलेंगे। तो जब मैं बता ही देता हूं, देखो सारे के सारे जो चैप्टर हैं, तो सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, रोटेशन चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 11। तो ये सब जो चैप्टर हैं, इवन आपको देखो डेंसिटी, अब वेव पढ़ोगे, जब वेव पढ़ोगे तो वेव में भी आपको आएंगे इस टाइप के टर्म, लीनियर मास डेंसिटी। ओके, तो रोटेशन में पढ़ने को मिलेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ने को मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ने को मिलेंगे, वेव में पढ़ने को मिलेंगे, इस टाइप के जो टर्म है लीनियर मास डेंसिटी के। ओके, देखो एक्चुअली जो अभी तक हम जो भी आप पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें आपको क्या पता चलता होगा कि जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या है कि मान लो ये पॉइंट है। देखो यूनिफॉर्म डेंसिटी का सबसे पहले मतलब समझते हैं, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दिक्कत क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दिक्कत क्या है, इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। चलो तो अभी हम देखते हैं जरा।
देखो रोटेशन, हाँ, तो देखो मान लो यहां पर इस पॉइंट पे ये लेंथ जो है, मतलब इसके जगह में ये लेंथ लेटर सज्यूम L1 है। तो अब इसका मास जो है ना, ये इसका मास जैसे सपोज करो ये M1 है, समझ रहे हो, और लेटर सज्यूम इसी रॉड पे कहीं कोई दूसरा जगह यहां पर फिर से हमने लेंथ रखा ये L1, लेकिन ये जो मास होगा अब वह M1 ना होकर के M2 होगा, समथिंग डिफरेंस होगा। ओके, समझ रहे हो, ये जो मास है, सेम लेंथ में जो मास है वो अलग अलग होगा। बात समझ रहे हो, जो सेम मास में जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा, सॉरी सेम लेंथ के लिए जो मास होगा अलग अलग लोकेशन पे वो अलग अलग होगा। और जब इस टाइप का जो केस होता है ना, ये L1 है, इसका मास M1 है, ये L2 है, ये L1 है, इसका मास M1 होकर M2 हो गया। तो आप देखोगे जो रॉड का ये जो मास है वो डिपेंड करता है इसका लोकेशन कहां है। जैसे देखो यहां पर ये अगेन यह लेंथ अगेन L1 हो गया, लेकिन अब इस लेंथ का ये जो मास है इसको कट करोगे यहां पे इसके बीच में, इसका मास M2 नहीं होगा, इसका मास होगा M3। समझ रहे हो, और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डेंसिटी है वो वेरी कर रहा है। डेंसिटी क्या है, वो वेरी कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस इज, यह क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज वेरी, ओके, विथ एक्स। जो डेंसिटी है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल से देखो क्वेश्चन में जो डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, मैं डेंसिटी बोलूं तो मेरा मतलब है लीनियर, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा मतलब है लीनियर मास डेंसिटी। जो डेंसिटी रो है वो वेरी कर रहा है, वो इस तरीके से वेरी कर रहा है a प्लस बी एक्स। मतलब ये कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे जो डेंसिटी है, इस जगह पर जो डेंसिटी है वो है आपका a, लेकिन यहां पे इस पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो क्या है आपका a प्लस बी एल। अगर लेटेस्ट जो ये जो पॉइंट है यह अगर L/2 है, ओके, तो इस जगह पे जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा a प्लस बी L/2। ओके, तो ये मास क्यों वैरी कर रहा है, सेम लेंथ का जो अलग अलग मास है क्यों वैरी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर डेंसिटी वैरी कर रहा है। ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज डेंसिटी इज वैरिंग विथ एक्स। समझ रहे हो, अब हमें देखो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म रहता, अगर डेंसिटी क्या रहता, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ रॉड, क्वेश्चन में ही पूछा है ना, फाइंड द मास ऑफ रॉड। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, अगला क्या है फाइंड द मास ऑफ रॉड। ओके, फाइंड द मास ऑफ रॉड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ रॉड, रॉड का मास बताइए यार। ओके, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म रहता तो रॉड का मास क्या होता है भाई, देखो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास बाय लेंथ। ओके, मास बाय लेंथ, टोटल मास बाय लेंथ। अब हमें यह तो पता है, ये वैल्यू पता है, मास क्या होगा, मास जो होगा वो रो एल होगा। ओके, मास जो होगा वो क्या होगा, रो एल होगा। लेकिन हम ये आसानी से कब कर पाते, जब ये डेंसिटी क्या रहता, यूनिफॉर्म रहता। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब कि इस पॉइंट पर भी डेंसिटी रो होता है, इस पॉइंट पर भी डेंसिटी सेम होता है, यहां पर भी डेंसिटी सेम होता है, यहां पर भी, समझ रहे हो। लेकिन हमारे केस में जो डेंसिटी भाई सेम है नहीं, हर एक पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डेंसिटी है। बात समझ रहे हो, तो हम ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक हम इसका यूज नहीं कर सकते।
ओके, सो वी कैन नॉट यूज दिस वन एज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। डेंसिटी क्या है? बट डेंसिटी इज वेरिएबल। डेंसिटी क्या है भाई? डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, सो वी कैन नॉट यूज दिस वन। हमें जो है हमें अब नई टेक्निक लगानी पड़ेगी। ओके, हमें जो है हमारा जो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन पे जो कॉन्सेप्ट बना है ना, जो फिलोसफी है, हमें उसको उस पर ध्यान देना होगा यार। समझ रहे हो? तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, हम फर्दर डिस्कस करते हैं ओके चीजों पे। मैं पूरे बोर्ड को क्लीन करूंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इस तरीके से क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज डेंसिटी जो यूनिफॉर्म नहीं है। नहीं, वी कैन नॉट यूज दिस वन ओके, बिकॉज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी वेरी कर रहा है। ओके, हर एक पॉइंट पर, इस जगह पर डेंसिटी कुछ और है, यहां पर डेंसिटी कुछ और है। देखो इस जगह पर L/2 पर डेंसिटी क्या होगा? A प्लस बी L/2। समझ रहे हो? यहां पर जो डेंसिटी, इस पॉइंट पर जो डेंसिटी वो A प्लस बी L है। समझ रहे हो? रो तो रो जो है डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म नहीं, डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर वैरी कर रहा है। ओके चलो, अच्छा तो एक काम करता हूं, मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करता हूं, फिर फर्दर आगे डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलो मैं एक बार फिर से फोटो बना लेता हूं रॉड का। एक्स एक्सिस है हमारा रॉड, ये 0, ये L, और डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है? रो इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। चलो, और यह क्या है? यह लीनियर मास डेंसिटी है। रो क्या है? रो इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी। ओके, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मास बाय लेंथ, अगर इसका यूनिट के टर्म में बात करें। तो पहला जो क्वेश्चन है गाइस, उसमें पूछा गया है फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। हमें क्या बताना है? जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, हमें ये बताना है। अच्छा चलो देखो, इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई? इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मास बाई लेंथ, m बाई एल। तो एक चीज बताओ, ये a का भी क्या होना चाहिए भाई? a का जो ऐसा यूनिट है यह भी क्या होना चाहिए? m मास बाई लेंथ। ओके चलो, ये जो टर्म है इसका भी क्या होना चाहिए भाई? इसका, इन दोनों का जो कंबाइन होना चाहिए वो होना चाहिए मास बाई लेंथ। इन दोनों का कंबाइन, ध्यान से रखना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? मास बाई लेंथ। अब मैं बोलूं कि दिस शुड बी इक्वल टू, यह किसके इक्वल होना चाहिए भाई? यह जो है इक्वल होना चाहिए बी की यूनिट की। ओके, बी यूनिट इनटू ये एक्स क्या है? बेसिकली एक्स देखो, वो जो लेंथ है, एक्स क्या है? लेंथ है, यहां से डिस्टेंस है, बेसिकली एक्स लेंथ है। तो लेंथ की यूनिट देखा जाए तो चलो मैं एल ही लिख लेता हूं, बाद में लिखेंगे। ओके, तो देखो भाई, अगर मैं लिखूं बी यूनिट, बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? बी की यूनिट जो होनी चाहिए वो m बाई एल स्क्वायर होना चाहिए। आई होप एग्री करोगे, बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? m बाई एल स्क्वायर होनी चाहिए। अब देखो ऐसा यूनिट बात करें तो m क्या है? m जो है बेसिकली मास है, मतलब केजी। ओके, m की ऐसा यूनिट क्या है? केजी। l की ऐसा यूनिट क्या है भाई? मीटर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट शुड सॉरी मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ ए, एसआई यूनिट ऑफ ए, ए का ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? ए का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा आपका केजी पर मीटर। एसआई यूनिट ऑफ बी यह क्या होगा भाई? m बाई एल स्क्वायर, मतलब केजी बाई मीटर का स्क्वायर। ओके, सो गाइस दिस आर द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, देखो वर्मा जी ने एक आंसर दिया है केजी पर मीटर और केजी पर मीटर स्क्वायर, तो हमारा सही है ये क्वेश्चन। पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी पे आते हैं। देखो पार्ट बी को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करना में तो आपको
कोई मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे काम करो, उसको इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इसके पीछे की जो लॉजिक है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और उसमें मैं बहुत फोकस करने वाला हूं। ओके, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एक बार आप समझ गए ना गाइज, तो ये बेसिकली ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। आप इसको नोट करो कॉपी में अपने मतलब इंपॉर्टेंट नोट में। आप अपनी जिंदगी में पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो, और पहली बार में ही जब आप सीख गए तो आगे आप कभी इस वीडियो को और इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरी बात मानो, इसका अभी आगे बहुत यूज होने वाला है। समझ रहे हो? इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलो मैं एक बार ये जो है, जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं, और मैं फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करने वाला है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है बार बार आएगा आपका अलग अलग फॉर्म में। ओके गाइस, तो देखो जो डेंसिटी है हमारा वो क्या है भाई, वो है a प्लस बी एक्स। दिस इज द बेसिक डेंसिटी। हमें क्या बताना है, हमें इस पूरे रॉड का मास बताना है, व्हाट विल बी टोटल मास ऑफ दिस रॉड, जिसकी डेंसिटी इस तरीके से वैरी कर रही है। ओके, चलो चलो हम थोड़ा सा देखो इसका मतलब क्या है। मान लो हमें ये पता है कि अलग अलग पॉइंट पर डेंसिटी वैरी कर रहा है। हमें क्या पता है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रॉड हैज डिफरेंट डेंसिटी। आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ रॉड हैज डिफरेंट डेंसिटी। हमने कुछ नई बात नहीं बताई। ओके, लेकिन ये जो चीज है इसको ध्यान में रखना जरूरी है, डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट डेंसिटी है। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक रैंडम पॉइंट एक्स लेता हूं, मैं उसकी डेंसिटी क्या लिखने की कोशिश करता हूं। मान लो इस पॉइंट से यहां से एक्स डिस्टेंस पे, इस जगह पे इस पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी। इस पॉइंट की जो डेंसिटी मैं बोलूं तो दिस इज गोइंग टू बी द डेंसिटी। ओके, अच्छा एक चीज देखो, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट यहां पे, इस पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी। इस पॉइंट की अगर मैं डेंसिटी, इसके जस्ट बगल वाले, लेट अस अज्यूम कि ये जो इनके बीच ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज dx। ओके, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट की देखो, अब मैं इस पॉइंट की डेंसिटी लिखने जा रहा हूं। ओके, अब मैं देखो एक डेंसिटी क्या है, मैं लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ एक्स। ओके, डेंसिटी ऑफ एक्स। अब मैं लिखने जा रहा हूं डेंसिटी ऑफ एक्स प्लस डीएक्स। ये पॉइंट क्या होगा, एक्स प्लस डीएक्स होगा ना, डेंसिटी ऑफ एक्स प्लस डीएक्स। ओके, ये क्या होगा भाई, ये होगा a प्लस बी एक्स प्लस डीएक्स। ओके, सो यह क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस बी डीएक्स। यही डेंसिटी होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर गाइस मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली लिखने का इक्वल मतलब है, साइन है एक्स प्लस डीएक्स। आप इस बात से एग्री करोगे कि नहीं? देखो ये dx क्या है, dx जो है टेंस टू जीरो है। dx क्या है, टेंस टू जीरो होगा। ओके, मतलब जो b dx है, b dx किसके क्लोज होगा, एकदम जीरो के क्लोज में। तो भाई इसकी डेंसिटी जो है ऑलमोस्ट इक्वल होगी रो की, और रो मतलब डेंसिटी और x की, और x प्लस dx की जो डेंसिटी होगी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, और कितनी होगी, वो ये होगी।
ओके, डेंसिटी कितनी होगी, ए प्लस बी एक्स। तो गाइस देखो, अगर कोई बोले मुझे कि ये जो छोटी सी पोर्शन, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसका मास क्या होगा, मैं इसका मास तो भाई, क्योंकि देखो इसके बीच के सारे पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी, इसके बीच के सारे पॉइंट की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ध्यान से सुनना कि इस लेंथ में ये जो छोटा सा लेंथ है, ये जो छोटा सा लेंथ है, डेंसिटी within this length, this dx length looks practically आप नोट करो इसको, डेंसिटी विद इन दिस dx लेंथ प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म। डेंसिटी क्या होगा भाई, यूनिफॉर्म होगा। आई होप आप चीजों को पकड़ रहे होंगे। ओके, क्योंकि देखो भाई, ये x यहां पर डेंसिटी क्या है, मतलब a प्लस बी एक्स है। मैं ये क्वांटिटी क्या है भाई, ये क्वांटिटी जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, समझ रहे हो। तो भाई अब ये बड़े नंबर में ऑलमोस्ट जीरो ऐड करोगे तो भाई दोनों तो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे ना। कोई बोले 10 टू द पावर 6 और कोई बोले कि भाई एक काम करो 10 टू द पावर 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं, दोनों क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। ओके, तो सेम चीज है, ये क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे दोनों, ये वाला ये जो टर्म क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ओके, सो प्रैक्टिकली डेंसिटी विद इन दिस dx length is practically uniform, अब ये अगर यूनिफॉर्म है, हमने भी बोला यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर हो तो हम मास क्या लिखते हैं भाई, m। क्या मास लिखते हैं, मास होता है, यही होता है लेंथ, m इंटू रो है, यही मास होता है ना भाई। यूनिफॉर्म बेंड हम कुछ देर पहले ही उसको डिस्कस किया था। सो मैं मास क्या लिख सकता हूं, देखो ये मास जो होगा, ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये मास बहुत छोटा होगा, मेरे को डीएम लिखने दो। सो डीएम विल बी बेसिकली रो dx, एंड व्हाट इज द रो क्या है, रो यही a प्लस बी एक्स dx, यही रो है भाई। ओके, यही क्या है, दिस इज द रो। तो गाइस देखो, ये जो टेक्निक है चीजों को लिखने की, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और ये हम क्यों लिखते हैं, इसके पीछे की लॉजिक क्या है। सो दिस इज द लॉजिक, इस टाइप से आपको लॉजिक को विजुलाइज करना होगा। ओके, देखो अब विजुलाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके लोगों सोच रहे हैं, जो आप लॉजिक दे रहे हो वो आपको एग्री करवा, बात समझ रहे हो, जो लॉजिक आप दे रहे हो ना वो आपको बोले कि हाँ ये सही, आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करे बिना फोर्स किए, अंदर से आवाज है कि नहीं बात तो सही है। हम जब हमें डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो हम यही लिखते हैं, डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म होती है तो हम यही लिखते हैं। हमें इसको लिखने के लिए हमें इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, डेंसिटी यूनिफॉर्म है। हाँ, हमने प्रूफ किया है कि ये जो छोटा सा जो लेंथ है, ये जो छोटा सा लेंथ है, उस लेंथ के अंदर डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। बात समझ रहे हो, इस लेंथ के अंदर डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके गाइस, चलो तो गाइस आई होप कि ये जो डीएम हमने छोटा सा जो मास, ये मैंने डीएम क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो लेंथ है, लेंथ ही बहुत छोटा है, लेंथ इज वेरी स्मॉल, लेंथ इज मतलब इस केस में लेंथ इज वेरी स्मॉल। और ये जो लेंथ किसके क्लोज है, एकदम जीरो के क्लोज है। जब लेंथ एकदम वेरी स्मॉल है, जीरो के क्लोज है, तो मास भी क्या होगा, जीरो के क्लोज होगा। So
एम भी क्या होगा, क्लोज टू 0, और इसको दिखाने के लिए मैंने इसको डीएम लिख दिया। बात समझ रहे हो, फर्क यही है इसमें और इसमें, फर्क यही है कि भाई ये बहुत क्लोज है तो जो एम होगा वो बहुत क्लोज होगा। यह जो है जनरलाइज किया जाएगा, यूनिफॉर्म लेंथ बहुत बड़ा है तो, लेकिन हमारे केस में यूनिफॉर्म लेंथ क्या है, छोटा है। ओके चलो, अब देखो गाइस, देखो मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, जब हम इंटीग्रेशन के लेक्चर देख रहे थे, तो मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज के बारे में बता रहा था। अच्छा चलो देखो, मान लो ये यहां पर यह एक पॉइंट होगा, मान लो कोई हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरा कहीं यहां पर है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, इस ये मान लो ये एक्स है, दिस इज द एक्स। तो मुझे यहां पर जो dm1 जो करना पड़ेगा वह क्या होगा भाई, वह मुझे लिखना पड़ेगा a प्लस बी x1 dx। लेंथ हमने सेम लिया है तो ठीक है, dx1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां का ये बताने के लिए कि यहां का लेंथ यहां dx ही करो, लेंथ सेम रखने देते हैं। ओके, तो देखो ये यहां का अलग लेंथ होगा। अगर देखो मैं यहां का लेंथ करूं, इस पॉइंट का, लेट अस अज्यूम दिस इज द x2, सो dm2 क्या होगा, a प्लस बी x2 dx। समझ रहे, हमें जो टोटल, अगर मैं बोलूं कि टोटल मास, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे कितने पॉइंट होंगे भाई, ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे, यहां पर भी एक पॉइंट होगा, यहां पर भी पॉइंट होगा, यहां पर भी पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट, तो ऐसे जो टोटल मास क्या होगा, समझ रहे हो। देखो हमें टोटल सारे पॉइंट, टोटल जो मास होगा वो बेसिकली क्या होगा, मैं बोलूं तो dm प्लस dm1 प्लस dm2 प्लस dm3, इसी कितने इनफाइनाइट, छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट, इस तरीके के मास होंगे, हम इनको ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब मैं इंटीग्रेशन बता रहा था तो मैं क्या बोल रहा था भाई, कि जब भी कुछ ऐसा चीजें आए तो हम इसको क्या करते हैं, इस टाइप के एडिशन के लिए इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ओके, हम ऐसे एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, देखो ये हमने यहां पर हमारा डीएम कैलकुलेट किया है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हो, ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, छोटी 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 बहुत सारी चीजों का एडिशन होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। चलो, तो हमारा जो m होगा, m टोटल, वह क्या होगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, तो रो dx को। ओके, और ये x देखो कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक, इस वाले 0 से लेकर l तक। तो सबसे लोअर क्या है, 0 है, सबसे हाईएस्ट क्या है, l है। 0 से लेकर l तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो गाइस, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। अगर पहले क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप इसको फुल कॉन्फिडेंस से, आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप जो है ना, आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे उनसे आप 4 कदम आगे रहेंगे अगर इस चीज को सीख जाते हैं तो। समझ रहे हो, इस टाइप की जो चीज है अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड से 4 कदम आगे रहेंगे। आपको मास्टर साहब का जो कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। आप देखोगे, एनालाइज करोगे, बोलोगे अरे बाप रे, ये तो भैया हमें बस इंटीग्रेट करना है, छोटे 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 पार्ट का ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। और ये छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको रियलाइज करने में बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। आपको बस यही पता करना है जो भी क्वांटिटी है भाई वो वेरी कर रही है, मतलब समहाउ किसी तरीके से वेरी कर रही है। ओके, तो चलो अब हमें रो का तो वैल्यू पता है, रो बेसिकली क्या है। मैं एक बार थोड़ा सा इस पार्ट को क्लीन करता हूं और हम डिस्कस करते हैं। ये तो देखो अब रो क्या है, अगर मैं लिखूं
सो a प्लस बी एक्स डी एक्स 0 से l। हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दो चीज की जरूरत है। एक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप क्या मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहां दिया है और इसको कैसे अप्लाई करें। दूसरा क्या करना है हमें? टेबल नंबर 2.2। ओके, टेबल नंबर 2.2। तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर मैं चलूं तो आई कैन राइट इट एज फॉलोज ए डी एक्स 0 से l प्लस 0 से l बी एक्स डी एक्स। ओके, तो भाई यह क्या हो जाएगा? ये ए डी एक्स है ना, तो ए एक्स, ए बाहर आ जाएगा, एक्स इसका डेफिनेशन इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये हो गया 0 से l प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वायर। आई होप आप इसको कंफर्टेबली समझ गए होंगे कहां से आया है, कहां से आया ये? टेबल नंबर 2.2 से। ओके, ये किसका टेबल नंबर 2.1 में किसका डिफरेंट इंटीग्रेशन है भाई? एक्स पावर n का इंटीग्रेशन। ओके, ये हमने ऐसे कैसे लिखा है? तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन से। चलो, तो अब बस वैल्यू रख दें ए एल, ओके, -0 एक्स यहां पर l -0 प्लस b बाई 2 l स्क्वायर -0। तो यह क्या हो जाएगा? ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ओके, सो व्हाट इज द टोटल मास? मैं टोटल मास की बात करूं, टोटल मास जो होगा क्या होगा? ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। दिस इज द बेसिकली टोटल मास। ओके, तो चलो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है गाइस। तो देखो वर्मा जी ने जो बी का आंसर दिया वो सेम दिया है, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। तो गाइस देखो, आपको ये जो चीज है इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, समझ रहे हो? कुछ बात पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका पूरे 11th-12th में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ओके, तो बहुत सारे, जैसे हम लोग के साथ क्या था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे इस चीज को समझने में, मतलब फुल कॉन्फिडेंस से समझने में ना लग गया था यार। मतलब हम लोग जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे तब जाकर हम इस चीज का एप्लीकेशन समझे थे, समझ रहे हो? मेन जो चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम में हम जाकर इसको समझे थे, अच्छे से यूज करना, क्योंकि उसमें वर्क वगैरह सब देता रहता था। तो मतलब जो मेरे मास्टर, एक्चुअली मैंने 11 जो है ना 11 कोचिंग से की है, बनारस से। 11 कोचिंग का यूट्यूब चैनल भी है गाइस, उसके मतलब वीडियोस काफी बढ़िया है। ब्रिजेश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो आप जाओ उनके वीडियो को देखो। ओके, फ्री वाले वीडियो को, पैसे वाले नहीं, बहुत पैसे लेते हैं। ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, सो गाइस मैं क्या करता हूं, मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं और अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और गाइस बस दो क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। ओके, एक बार इसको बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं 28 और 29। ओके गाइस, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। देखो 28 क्या है, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप वर्मा जी की जो बुक है खोल लीजिए, चैप्टर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28, उसको पढ़िए। ओके,
28 चैप्टर 2 SC1 ओके एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, द मोमेंटम p ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो यहां पर क्या दिया है, dp बाई dt, वह कैसे चेंज कर रहा है विथ टाइम, वो इस तरीके से है 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड। इस तरीके से जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है। हमें क्या बताना है, और क्या क्वेश्चन दिया है, इफ, अगला इंफॉर्मेशन दिया है, इफ द मोमेंटम, मैं लिख देता हूं, मोमेंटम इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड व्हाट विल बी द मोमेंटम, what will be the momentum, what will be the momentum at t is equal to 10 second। ओके चलो, तो वैसे देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब फर्दर आप एनालिसिस करोगे कब, जब हम सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तब। ओके, यह एक बढ़िया क्वेश्चन है और हमें इस पर भी अटेंशन मतलब फोकस होना चाहिए। देखो हमें क्या दिया है, dp बाई dt, यह बेसिकली क्या है, यह बेसिकली क्या है, आप ध्यान से देखोगे बेसिकली तो यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, बेसिकली या मैं बोलूं कि मोमेंटम टाइम जो ग्राफ है, जैसे यह मान लो यह मोमेंटम हो गया या टाइम हो गया, इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ का बेसिकली स्लोप है, या मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 2t, यूनिट में हटाता हूं, यूनिट ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमें बताना है मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। तो एक चीज देखो गाइस, मैं मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर इवन जो लोग थोड़ा सा क्लास 9 में अगर गाइस पढ़े होंगे, आप क्लास 9 का चीजों का ध्यान होगा, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, ये अगर मोमेंटम, ये क्या है, बेसिकली स्लोप है, देखा तो बेसिकली स्लोप है, tan थीटा है। मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, यही देना है ना भाई चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही देना है चेंज इन मोमेंटम। तो आप यार एक तो इस तरीके से आप विजुलाइज कर लो, अदरवाइज आप जो है भाई, मैं ये बोला था कि देखो काफी हद तक इसको एज्यूम करना कि ये भाई यहां पर दो पार्ट, दो चीजों का डिवीजन है, सही रहता है। काफी हद तक इस चीज को मतलब विजुलाइज करना कि दो चीजों का डिवीजन है, सही रहता है। ओके, अगर आप इस तरीके से देखो, अगर आप इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो आप बोलोगे कि भाई ये जो है बेसिकली ये क्या है, हो यह गलत है, ठीक, सॉरी, ये जो है गलत है, मैंने भी एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। मोमेंटम टाइम ग्राफ होगा वो, चलो छोड़ो। सो डीपी जो होगा बेसिकली, ये देखो यह बेसिकली क्या है भाई, यह बेसिकली क्या है, यह बेसिकली फोर्स है, वो मोमेंटम टाइम ग्राफ नहीं, समझ रहे हो। ये जो है मोमेंटम, ये जो ग्राफ बनाया था ना हमने, मैं ये बोला कि ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है,
इसके अंदर का जो एरिया चेंज मोमेंटम देगा वो गलत है, समझ रहे हो? हाँ, ये ऐसे विजुलाइज करना कि ये मोमेंटम टाइम ग्राफ का ये जो इक्वेशन है बेसिकली स्लोप है ये सही है, समझ रहे हो? मोमेंटम टाइम ग्राफ का ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली स्लोप है वो सही है। ओके, चलो तो गाइस देखो ये बेसिकली ये क्या होगा, ये जो डीपी होगा डीपी इस तरीके से होगा, और मैं बोलूं कि ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगा, दिस इज द बेसिकली फोर्स, इस तरीके से यह फोर्स है यह टाइम है। ओके, और इस ग्राफ का ये जो एरिया है, इस ग्राफ का ये जो एरिया है, ध्यान से देखो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, यह फोर्स है, यह बेसिकली फोर्स है, यह टाइम है। ओके, फोर्स, इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, बिकॉज टी पे पावर 1 है, तो फोर्स टाइम ग्राफ का ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया, ध्यान से देखो, हम आप समझ गए होंगे मैंने पहली बार में क्या गड़बड़ कर लिया था, मैं ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। ओके, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए आप सभी से। ये देखो ये इस ग्राफ का ये जो एरिया होगा ये वाला एरिया, यही क्या होगा भाई, मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। आप क्लास 9, आई होप आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, अगर बढ़िया स्टूडेंट होंगे आपको ध्यान दिए होंगे तो आप इस तरीके से भाई बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिकली ये एरिया फाइंड करना है, इस ये वाला जो ये जो मोमेंटम टाइम ग्राफ का हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, तो भाई ये एरिया ही चेंज इन मोमेंटम होगा, दैट एरिया इज गोइंग टू बी द चेंज इन मोमेंटम। अब ये इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव, क्योंकि मैं बोला था भाई एरिया इंटीग्रेशन करने के, एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट। तो देखो आपको, आप जो भी करोगे, देखो पहले मैं ये इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा, 10 + 2t, यही होगा ना भाई इक्वेशन, 10 + 2t। ओके, तो आप जो है एक इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। पहला तरीका ये है ग्राफ वाला तरीके की मदद से, ग्राफ वाला तरीके की मदद से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यह बेसिकली है क्या, ये जो फंक्शन है 10 + 2t यह बेसिकली है क्या, यह है क्या भाई, यह बेसिकली है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर हमें ये फोर्स है और हमने ग्राफ बना दिया फोर्स और वर्सेस टाइम का, तो इनके बीच का ये वाला जो एरिया आएगा, ये सब जो भी एरिया आएगा वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम देगा, हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ओके, जब फोर्सेस के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़े थे हमने इस चीज को डिस्कस किया था, एनसीईआरटी में दिया भी है क्लास 9th के। ओके, तो एक तरीका तो ये है, आप ये जब तरीका, इस तरीके को आप जब एनालाइज करोगे तो आप जो इक्वेशन लिखोगे, देखो आप इस तरीके से जब इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या एनालाइज करोगे भैया, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो आप कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखो, ये इस लाइन का इक्वेशन 10 + 2t। ओके, और उसके बाद dt हमें एरिया बताना है, और x टाइम जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो कर रहा है 0 से लेकर के यहां पर, तो 0 से लेकर के ये t की वैल्यू 10 है, आप इस तरीके से लिख दोगे। ओके, आप आसानी से इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और ये, लेकिन ये कौन कर सकता है, जिसने क्लास 9th की जो फिजिक्स है बेसिकली उसको बढ़िया से पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़े उनके लिए इस तरीके से विजुलाइज करना मुश्किल है। आप फाइनल रिजल्ट पर देखोगे तो आपको क्या आएगा भाई, यह आएगा बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। यह क्या देगा यार, चेंज इन मोमेंटम। मैं बोलूं तो फाइनल मोमेंटम मतलब P2 - P1 देगा। ओके, यह बेसिकली क्या देगा, P2 - P1। आप लॉजिकली देखोगे तो ये एक तरीका हो गया एनालाइज करने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हमें नहीं पता ये क्या है, हमें नहीं पता कि यह dp/dt फोर्स होता है, हमें नहीं पता ये किसका एरिया किसका ग्राफ है। हमें पता है, मैंने बहुत लेमैन टर्म में देखा जाए तो मैं इसको ये मान सकता हूं कि ये dp/dt का एक डिवीजन है, और मैं इसको इस तरीके से लिख दिया। मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, इसको लिख दिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया भैया, मैंने इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे
ये बताना है, हमें क्या बताना है, डेल्टा पी बताना है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बताना है। हमें क्या बताना है, चेंज डेल्टा जो पी है, पी बेसिकली बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड को। तो आप फर्क देखना है, ये यहां से जो एक्सप्रेशन निकाला उसमें हमें मोर कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये एक्सप्रेशन कौन निकाल सकता है, वो बच्चा निकाल सकता है जो क्लास 9 में बढ़िया से पढ़ा है। हाँ, इस एक्सप्रेशन में भी हमें फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैथमेटिकली कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, समझ लो इसमें अब क्या मिलेगा, मैथमेटिकली कॉन्फिडेंस मिलेगा। बोलेगा उसको ये पता है कि यह डीपी है, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा, P2 माइनस P1 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो चलो मैं भाई अब इसको क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं। तो देखो बाय रूल ऑफ dp इज इक्वल टू 10 प्लस dt। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट लगाना होगा। ओके, तो देखो एक टाइम t इज इक्वल टू क्या भैया, टाइम t इज इक्वल टू 0। दूसरा कब बताना है, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे। ओके, इनिशियल मोमेंटम, if the momentum is 0 at time t is equal to 0, इनिशियल मोमेंटम 0, टाइम t is equal to 10 से मोमेंटम में पता नहीं, लेट अस अज्यूम p। ओके, देखो यहां पर भी P2 हमें नहीं पता है, P1 पता है, तो p माइनस 0, सेम एक्सप्रेशन। समझ रहे हो? अब मेरा जो मेन फोकस था वही बेसिकली लॉजिक पर देखने के लिए था कि अगर आपको यह पता है तो आप इस तरीके से भी बढ़िया से विथ मोर कॉन्फिडेंस विजुलाइज कर सकते हो, अदरवाइज ये तो है ही। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो हम क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे जो इस साइड के लिए जो हमारा टेबल है, टेबल नंबर 2.2। तो आप देखो यहाँ पर p पे पावर क्या है, 0 है, तो यह क्या हो जाएगा, p लिमिट कहां से कहां तक आएगा, 0 से लेकर p। इस साइड अगर मैं लगाऊं रूल ऑफ इंटीग्रेशन और प्लस टेबल नंबर 2.2, तो मैं फाइनली मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, तो 10 t की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 10 प्लस 2 t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू कहां से कहां तक भाई, 0 से लेकर 10 तक। तो भाई आप ध्यान से देखो यहां पर फाइनल p माइनस 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 प्लस यह 1 हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0, दैट विल बी 200। सो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, p इज इक्वल टू क्या आएगा, 200। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 200। ओके, सो गाइस देखो ये तरीका है, ये अप्रोच है। आपको मैं तो बोलूंगा कि आपको इस तरीके से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये वाले तरीके से भी प्रैक्टिस करनी। यह बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड है, हमें नहीं पता डीपी बाई डी टी पता है, लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है। समझ रहे हो? तो यह काफी जनरलाइज्ड है, बहुत हद तक जनरलाइज्ड है। और यह क्या है, यह स्पेसिफिक, जब आपको ये पता हो कि डीपी बाई डी टी है क्या बेसिकली, ओके, तब आप इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर देते हैं। वर्मा जी ने लिखा है 200 kg पर मीटर सेकेंड। ओके, मोमेंटम का क्या होता है यूनिट, 200 kg, मास हो गया, मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो वर्मा जी ने भी यही लिखा है, तो हमारा और वर्मा जी का आंसर मैच कर रहा है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ओके, और ये चीज समझ में नहीं है कोई बात नहीं, आप पहले इस चीज को समझ लो, इसका क्या मतलब है बेसिकली। ओके, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें p मिलेगा, विल गेट p। ओके, तो हमने बेसिकली इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, और वो बहुत जनरलाइज चीज के लिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, बहुत ही जनरलाइज चीज के लिए है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। और ये जो होगा हमारा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम सिग्निफिकेंट फिगर, एरर वगैरह नहीं देखने वाले हैं। ओके,
मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दैट विल बी फाइनल। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। आई होप गाइस आप वर्मा जी की बुक रखे होंगे, बुक को खोलिए। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज का। ओके, द चेंज इन फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड है। अब जो टर्म है उसको ध्यान देना, चेंज इन फंक्शन y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल देने का क्या मतलब है, समझ रहे हो? सोचना इसके बारे में। आर रिलेटेड एज y इज इक्वल dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है और x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म यूज किया है, क्यों किया, इसका क्या मतलब है? आई होप गाइस आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिया क्वेश्चन में dy बाई dx, यह जो है यह है एक्स स्क्वायर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड y एज फंक्शन ऑफ x। ओके, एज फंक्शन ऑफ x। तो हमें ये y, ये जो इक्वेशन है ये एफ एक्स हमें बेसिकली फाइंड करना है, y को फाइंड करना है। चलो देखो गाइस, मान लो यह एक फंक्शन है, यह क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन का कर्व है। तो बेसिकली जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx क्या होगा, वो बेसिकली स्लोप होगा। dy बाई dx बेसिकली क्या होगा भाई, स्लोप होगा। ओके, dy बाई dx क्या होगा भाई, बेसिकली स्लोप होगा। ओके, और अगर जैसे सपोज करो हमें स्लोप का इक्वेशन पता है, मान लो स्लोप विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, अगर हमें स्लोप पता है, मान लो ये कोई ग्राफ है, ये स्लोप का कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ओके, हमें स्लोप, ये जो स्लोप का इक्वेशन है उसकी मदद से हमें ये वाला इक्वेशन फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे, ये वाला इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो इसके लिए जो ये बोला जाता है कि अगर मान लो dy बाई dx, हम पहले यहां पाते हैं dy बाई dx अगर हमें पता है यह है एक्स स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या बोला था भाई कि इसको हम काफी हद तक मान सकते हैं कि यह एक डिवीजन है, काफी हद तक। हमेशा मोस्ट ऑफ आपके केस में बेसिकली 11th 12th में तो कोई दिक्कत ही नहीं इसको मानने में, डिवीजन है। आई कैन राइट इट एज देन dy इज इक्वल टू मैं काफी हद तक इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, मैं जो हूं काफी हद तक इस तरीके से लिख सकता हूं, और मेरा दिमाग बोल रहा है कि भाई ये डिवीजन है तो मैं भाई इस साइड जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, और गाइस देखो मुझे y फाइंड करना है, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई कैन गेट y। ओके, मेरे को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मैं y फाइंड कर लूंगा। y कैसे फाइंड करूंगा, लेट अस अज्यूम कि यह किसी पॉइंट पे, मान लो एक कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, ये वाला, ये बेसिकली है ना, लेट अस अज्यूम यह कोई फिक्स पॉइंट है, यह है x1, और x1 पे ये जो वैल्यू आ रही थी, ये वाला जो पॉइंट है यह y1 है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। तो लेट अस अज्यूम कि जब x1 था तो इसकी वैल्यू थी y1, और जब ये x था तो इसकी वैल्यू है y, जनरल। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं तो बाय रूल ऑफ टेबल नंबर
टेबल नंबर 2.2, सिंपल इक्वेशन, तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। टेबल नंबर 2.2, व्हाट कैन आई राइट हियर? y, इसका इंटीग्रेशन y होगा क्योंकि y पे पावर 0 है, y1 y इज इक्वल टू x का क्यूब बाई 3, कहां यह हो गया x1 x। सो गाइस यहां पर क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू x का क्यूब बाई 3 माइनस x1 का क्यूब बाई 3। अब ध्यान से देखो, y जो होगा, y क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x का क्यूब बाई 3 माइनस x1 का क्यूब बाई 3 प्लस y। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है यह कोई एक कांस्टेंट होगा, बेसिकली कोई एक पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट के लिए जब रखोगे तो बेसिकली वैल्यू आएगा x और y की। तो आई कैन से दिस इज अ कांस्टेंट। यह क्या है, ये एक कांस्टेंट होगा, ये पॉइंट हमने मान लिया। ओके, सो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू देखा जाए तो x क्यूब बाई 3 प्लस c। ओके, तो भाई देखो, आप क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में समझ जाना डिफरेंस क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या था कि आपको dp बाई dt क्या होता है आपको पता था, लेकिन उसकी फिजिकल मीनिंग पता थी। आपको पता था कि उसको इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, उसका ग्राफ क्या है, ओके, आपको फाइंड करना है। तो आप बहुत लॉजिकली जो है, मतलब एरिया वगैरह सब कुछ हम कंक्लूड कर रहे थे, इसलिए हमारे पास उस में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। सो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ओके, हमें ये यहां पर ये मानना पड़ेगा कि काफी हद तक ये दोनों क्या है, डिवीजन टाइप के हैं। ओके, dy बाई dx क्या है, डिवाइड किया गया है, और फिर हम फर्दर लॉजिक आगे फॉलो करेंगे तो और इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट सम एक्सप्रेशन लाइक दिस। ओके, और एक बच्चे कहते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है, वर्मा जी ने भी आंसर इसका जो है 29 का जो आंसर है वो सेम दिया है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। और c क्या है, c बेसिकली इस टाइप का कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें नहीं पता। ओके, इस अगर हमें एग्जैक्टली y की वैल्यू पता करनी होगी तो हमें क्या, इसको ये जो पॉइंट है, पॉइंट की वैल्यू देना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो नहीं दिया इसलिए हमने कांस्टेंट मान लिया। ओके, और गाइस देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट आई गेट, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। ओके, तो ठीक है, आप जो भी इनके बीच में रिलेशन, आप मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको अगर मैं इसको डिफरेंशिएट लिखूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। ओके, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। तो इस टाइप का रिलेशन होता है। ओके, मैं थ्रू आउट द लेक्चर इस टाइप के रिलेशन की बात नहीं किया था, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ा। ओके, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद से रियलाइज करो, समझ रहे हो, खुद से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, और मैं इसलिए थ्रू आउट द लेक्चर मैं बताया भी नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं इस तरीके से डिस्कस किया आपके साथ। एंड आई होप गाइस कि ये हमारी जो पूरी की पूरी कोशिश है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, आपके स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ओके, और आपकी स्टडी में जो आपके ड्रीम्स हैं उसमें जो हेफ्टी अमाउंट है वो नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ने से पैसे की कमी आपको नहीं रोक सकती। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर IT, JEE, for JEE and NEET. And that's all. Thank you for watching. Have a nice day.